एक लम्हा, एक क्षण जिसमें हम कोई गलती कर देते हैं तो उस गलती का खामियाजा आने वाली पीढ़ी भुगतती है। सुनील चौहान आई, उनके आने के ऊपर 44 लाख रुपए 42 लाख रुपए खर्च हुए। उसके बाद उनके लिए कि हम टी शर्ट बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए देंगे जिसको पहनकर रैलियाँ निकालेंगे। उसके बाद हम टॉफी देंगे, खाते पीते घर जाएंगे। 2016 में 9.5 करोड़ खर्च हुए, 2017 में 12.5 करोड़ खर्च हुए। ये सरकार में था, मैंने आवाज़ उठाया था कि ठीक नहीं होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ प्राची झा और आप देख रहे हैं झारखंड खबरी। जी, आज मैं आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाने वाली हूँ जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन के वो महताज नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे घोटालों का इन्होंने किया है पर्दाफाश, जिसके बारे में बोलने से आज भी सरकार और कानून के लफ्ज़ थरथरा जाते हैं। तो हाँ, मैं बात कर रही हूँ पूर्वी जमशेदपुर के विधायक श्री सरयू राय जी, जो हमारे साथ हैं और इनकी बुक रिलीज़ होने वाली है। इस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल झारखंड खबरी में। धन्यवाद। हाँ सर, आपकी काफ़ी 2-3 बुक्स रिलीज़ हुई हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आई वो बुक। तो सर, अभी जो आपकी नई बुक रिलीज़ हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस बारे में? नई किताब हमारी अभी आई है। ये झारखंड में पिछले कई वर्षों से आयरन ओर में जो घोटाले हो रहे हैं, गड़बड़ियाँ हो रही हैं, नियम कानून से अलग जाकर काम हो रहे हैं, उनके बारे में है। और ख़ास करके पिछले 5 साल पहले पर ज़्यादा जोर दिया गया है। वैसे तो इसमें संदर्भ 2009-10 से ही है। शाह कमीशन बना था जब बहुत ज़्यादा आयरन ओर में देश भर में अनियमितताएँ हो गई, तो उस समय भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने जस्टिस शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया। जस्टिस शाह गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। रिटायरमेंट के बाद उनको तय किया सरकार ने और बताया कि भाई आप ये पता करिए कैसे अनियमितताएँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी 2013 में, और वह रिपोर्ट आधार बनी कि भारत की सरकार ने 2015 में इसका जो मेन मुख्य कानून है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रूल्स, उसमें परिवर्तन किया। मिनरल कंसेशन रूल है, उसमें परिवर्तन किया, नई धाराएं जोड़ी। हाल फिलहाल में भी 2 दिन पहले राज्यों और केंद्र के बीच में जो संबंध हैं ऐसे माइनिंग के बारे में, उनके बारे में भी एक नियम बने हैं। तो शाह आयोग ने जो अनुशंसाएँ की वह क्यों लागू नहीं हुई, और कौन कौन से ऐसे लोग थे जो लागू होने नहीं देना चाहते थे, और किस तरह से इसमें विधायिका यानी विधानसभा, कार्यपालिका यानी मुख्यमंत्री से लेकर सरकार, और न्यायपालिका में महाधिवक्ता ने जो भूमिका अदा की, वह भूमिका ऐसी थी जिससे हमको यानी इस राज्य के वासियों को एक शर्म आएगी कि हमारे यहाँ जो परिसंपत्ति है आयरन ओर की, उस परिसंपत्ति को कैसे हेरा फेरी करके लूटा जा रहा है। और मेरा ध्यान इसलिए गया कि 2012 में जब 2G स्कैम हुआ था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो भी हमारे प्राकृतिक संपदा है, उसकी मालिक इस देश की जनता है। सरकार अपने आप को मालिक न समझे, सरकार कस्टोडियन है, सरकार ट्रस्टी है, इस तरह से उसका उपयोग करे। तो देश में झारखंड भी है, तो झारखंड में जो प्राकृतिक संपदा है, खास करके वन है, वन्य जीव हैं, आयरन ओर है। झारखंड में तो जहाँ हमारा प्रसिद्ध साल का जंगल है, जिसको कहते हैं कि एशिया प्रसिद्ध जंगल है, उसके नीचे ही आयरन ओर का भंडार है। हाँ। तो इसको निकालेंगे तो उसको नुकसान होगा। तो किस तरह से हम तालमेल बिठाकर देखें कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, ये होना चाहिए था। मगर हमारे यहाँ लोगों ने उसको अपनी संपत्ति मान लिया। नियम कानून जो भी हो साहब हम करेंगे अपने मन की। तो उसके बारे ही मैंने एक किताब लिखी, और उस किताब में हमने 100% तथ्य दिया है, जिसके बारे में 1% भी गुंजाइश थी कि सत्य नहीं हो सकता है या इस पर कोई उंगली उठा सकता है, उसको मैंने छांट दिया। और मैं स्वयं
2010-11 से इस मामले को उठा रहा था। हाँ सर। और शाह आयोग ने कई हमारे जो उठाई हुई चीज़ें हैं उनको समाहित भी किया है अपने रिपोर्ट में। तो इसीलिए मेरा ध्यान इधर से गया, और 5 वर्ष जो सरकार थी उसमें मैं मंत्री भी था। एक मंत्री के नाते भी मैंने पूरा प्रयास किया कि भाई हम हमारी अपनी संपदा को हम बेतरतीब तरीके से आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ खोद कर, और इसको हम ऐसे लोग जो नहीं स्वार्थी हैं उनके हाथ में नहीं जाने थे। मेरा प्रयास रहा। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सबों को मैंने लिखा, कहा, बताया, और उस समय मैंने जो काम किया उसी अनुभव को मैंने शामिल किया है। बहुत सारे तो ऐसे वाक़ये हैं, ऐसे प्रकरण हैं जिनको मैं जानता था कि ये सही है, मगर मैं साबित नहीं कर सकता था। तो वैसे वाक़यों को मैंने इस किताब में नहीं जोड़ा है। इसलिए इसका नाम हमने रहबर की राहजनी लिखा है। हाँ सर, ये पुस्तक है रहबर की राहजनी। रहबर माने जो हमारा मार्गदर्शक है, जो हमारा भला चाहने वाला है, ऐसे पद पर जनता ने बिठाया है। वही अगर रहबर रास्ता दिखा के और रास्ते में लूट ले हमको, मुझे रास्ता दिखा के मेरे कारवां को लूटा है, प्रसिद्ध गीत है। तो इस नाते ही हमने इसको लिखा कि जो रहबर है, जिसको रक्षा करनी चाहिए, जिस पर हम भरोसा करते हैं, वही दगा दे जाता है। तो इससे राज्य और राज्य की जनता का कितना नुकसान होता है, ये मैंने इसमें लिखा है। और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें परोक्ष प्रत्यक्ष शामिल हैं, जिनके बारे प्रमाण था मैंने दिया। संकित था कि ये प्रमाण हम साबित नहीं कर सकते हैं, भले ही ये वाक़या सही हो, उसको मैंने इसमें जोड़ा नहीं। तो ये पुस्तक उसी के बारे में है। इसके पहले भी एक हाल ही में कोविड का पहला चरण था। हाँ। तो मैंने एक लम्हों की कथा किताब, हाँ ये मैंने खुद पढ़ा है। और उसमें हमने ही कहा कि एक लम्हा, एक क्षण जिसमें हम कोई गलती कर देते हैं तो उस गलती का खामियाजा आने वाली पीढ़ी भुगती है। 2005 में जो खता हुई, जो गलती हुई, रांची के सीवरेज ड्रेनेज बनाने के लिए जब हमारा DPR बना, उसके लिए कंसल्टेंट बहाल हुआ, तो मैं उस समय ही भी कहा था, मैं विधानसभा की एक समिति का अध्यक्ष था, उसी को जांच करने के लिए सरकार ने दिया था। मैंने कहा था कि ये गलती हो रही है। उस समय लोगों ने मेरे ऊपर ही नाराज़गी व्यक्त किया, और मैंने प्रयास किया कि ये गलती को हम दुरुस्त कर लें। हुआ नहीं। उसका नतीजा है कि आज जाइए तो करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी रांची का जो सीवरेज ड्रेनेज है, जल निकासी, मल निकासी का जो मामला है, आज वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। सरकार के पैसे तो बहुत खर्च हो गए। तो इसलिए मैंने उस किताब में यही दिया था कि एक गलती हम करते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके पहले मधु कोड़ा के समय में जो लॉ हाउस की लूट हुई थी, उस पर एक पुस्तक मैंने लिखी है। उसके पहले लालू जी हमारे मित्र थे, उनको भी मैं कहता था कि इस तरह से नहीं चलना चाहिए। पशुपालन घोटाला हो गया उनसे। हाँ, चारा घोटाला। उसके पहले 85-86 में बिहार में सहकारिता माफिया के नाम से कुछ लोग जाने जाते थे, उनके जो कारनामे थे उसके बारे में भी मैंने आवाज़ उठाई थी। तो कई ऐसे मामलों को मैंने लिखा है, कुछ पुस्तक के रूप में आई हैं, कुछ संस्मरण के रूप में भी नहीं आ पाई हैं। तो अभी ताज़ा यही है। एक और प्रयास मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना कि सरकार का खजाना है, सरकार के खजाना से हम खर्च करेंगे, उसे कुछ नियम बने हुए हैं, और उसमें अपवाद भी हैं। अपवाद ये भी, हमको कोई इमरजेंसी आ गई तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए अपवाद भी हैं। उसके हमारी जो वित्तीय नियमावली है, उसके कुछ कानूनों को, उसके कुछ नियमों को हम शिथिल कर देते हैं, कैबिनेट तक मामला जाता है। तो वैसे ही हमारा राज्य है। 2016 में, 2017 में राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 2016 में 9.5 करोड़ खर्च हुए, 2017 में 12.5 करोड़ खर्च हुए। पैसे धूमधाम से मनाया जाए, सरकार ने अपनी तरफ से इसके लिए 1 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था। खर्चे 9.5 करोड़, 12.5 करोड़ हो गए। उस समय बहुत फिजूल खर्ची हो रही थी। मैं सरकार में था, मैंने आवाज़ उठाया था कि ये ठीक नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सारे नियमों को शिथिल करके, जैसे इमरजेंसी का काम हो, मनोनयन के आधार पर नॉमिनेट कर दिया कि आप इस काम को करेंगे साहब, आप इस काम को करेंगे। और ये संयोग है कि 3 घटनाएं हुई, तीनों का जो स्रोत है वो जमशेदपुर ही पाया जा रहा है। एक हुआ कि भाई जो बच्चे हमारे स्कूल के हैं,
राज्य भर में ऐसे बच्चों से हम प्रभात फेरी निकलवाएंगे। राज्य का स्थापना दिवस है साहब, सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालेंगे। प्रभात फेरी निकालेंगे तो उनको हम टॉफ़ी का पैकेट देंगे। उसके बाद उनके लिए एक हम टी शर्ट बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए देंगे, जिसको पहनकर रैलियाँ निकालेंगे। उसके बाद हम टॉफ़ी देंगे, खाते पीते घर जाएंगे। इन दोनों ही मामले में, टॉफ़ी के मामले में तो साबित हो गया कि जमशेदपुर का ही वो आदमी है, लल्ला इंटरप्राइजेज सिद्धोड़ा का, जिसको लोगों ने कहा कि टॉफ़ी सप्लाई कर देंगे। उन्होंने कभी ज़िंदगी में टॉफ़ी का बड़ा रोज़गार ही नहीं किया था, तो न ख़रीदा न सप्लाई किया, बिल बन गया। जब मैंने उठाया, विधानसभा में भी सरकार ने गलत जवाब दिया कि नहीं, इसका सेल्स टैक्स दे दिया है। तो मैंने जोरदार तरीके से जब उठाया और जांच हुई तो ये पता चलता है कि एक साल में उसने जितनी चीज़ों को ख़रीदा है, जितना बेचा है, उसमें एक टॉफ़ी भी न ख़रीदा है न बेचा है। मगर 35 लाख का टॉफ़ी उसने सप्लाई कर दिया साहब। 17.5 लाख रुपया फाइन किया उस पर सेल्स टैक्स ने। उसी तरह से टी शर्ट का पता ही नहीं है। टी शर्ट दिया गया लुधियाना का, एक कुडू फैब्रिक्स है। कुडू फैब्रिक्स ने कैसे लुधियाना से यहाँ टी शर्ट भेजा? सड़क मार्ग से भेजेगा, रेल मार्ग से भेजेगा, हवाई जहाज से तो भेजेगा। कोई कागजात इस सरकार के पास नहीं है, रोड परमिट नहीं है, ट्रेन चाहे तो बिल्टी नहीं है साहब। और सबसे तो है कि जब मैंने विधानसभा में उठाया, विधानसभा समिति में जांच के लिए गया, तो इनका जो वितरण हुआ है, उस वितरण में जितने स्कूल बताया है झारखंड की सरकार ने कि हम इतने स्कूलों के लिए टॉफ़ी टी शर्ट भेज रहे हैं, और प्रखंडों में जितने स्कूलों में बांटा गया है, दोनों की सूची आई, दोनों का मिलान हुआ, तो 9,000 की संख्या में अंतर है स्कूल में। 9,000 स्कूल का आता पता ही नहीं उसमें। वो बता रहे हैं जितना प्रखंड से वो 9,000 कम है, और सरकार झारखंड की कर रही है, जो दे रही है वो 9,000 ज़्यादा है। उसी तरह से उसमें एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं फिल्मों की, सुनिधि चौहान। तो सुनिधि चौहान यहाँ आई थी झारखंड में 2016 में, छठ के समय में यहाँ उनका प्रोग्राम हुआ था सूर्य मंदिर के सामने। हाँ सर। और उस साल छठ था 6 नवंबर को, और राज्य स्थापना दिवस होता है 15 नवंबर को। तो यहाँ से छठ वट में वो गा ली, तो रांची में एक मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं, और मुख्यमंत्री के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो प्रस्ताव देते हैं कि 15 नवंबर के शाम को एक कार्यक्रम किया जाए। पहले वाला जो कार्यक्रम तय है उसे थोड़ा समय निकाल दिया जाए और सुनिधि चौहान को गाने के लिए बुलाया जाए, तो भव्यता बढ़ जाएगी। पास हो गया प्रस्ताव, मुख्यमंत्री अध्यक्षता कर रहे थे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी प्रस्ताव दे रहे थे। ये 9 नवंबर का दिन है, एक सप्ताह से भी कम समय बचा है, 5 दिन 6 दिन बचा है। सुनिधि चौहान आई, गाना गाया होगा उन्होंने। अब उनको जो भुगतान हुआ है, कहा गया कि इनके आने के ऊपर 44 लाख रुपये, 42 लाख रुपये खर्च हुए। पता नहीं एक दिन के लिए, एक शाम में 2 घंटे के लिए इतना चार्ज है कि नहीं वैसे लोगों का, मगर ये हो गया। और जब बिल बना तो 55 लाख पेमेंट किया गया। बताया गया कि उनके इतने लोग आए और यहाँ रहे, वहाँ रहे, इस होटल में रहे, यहाँ खाए, यहाँ घूमे, गाड़ी का मिला के। तो मैंने इस बात को भी उठाया कि भाई जब एक शाम के लिए वो रांची में आई तो उनका 42 लाख रुपया दे रहे हैं, 42 लाख दे रहे हैं, और एक ही शाम के लिए कुछ ज़्यादा समय देने के जमशेदपुर में छठ में आई थी 6 नवंबर को, तो भुगतान करने वालों ने कितना भुगतान किया उसके लिए? क्योंकि छठ का जो समारोह था, सूर्य मंदिर समिति थी, उसके भी संरक्षक तत्कालीन मुख्यमंत्री ही थे। तो इसके लिए क्या दिया आपको बताना चाहिए, अभी तक नहीं बताया लोगों ने। इसका मतलब कि दोनों ही प्रोग्राम का जोड़ दिया उसमें, जो जमशेदपुर में हुआ उसका भी जोड़ दिया, रांची वाला भी जोड़ दिया, तब भी 42 लाख, और आने जाना, घूमना फिरना, खाना पीना सब मिला के, और 13 लाख, 13.5 लाख, तो 55 लाख रुपया तो कम नहीं होता है किसी एक आदमी को बुलाने में खर्च करते हैं तो। और इसका भी स्रोत तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जमशेदपुर के ही हैं, टॉफ़ी वाले जमशेदपुर के ही हैं, टी शर्ट में भी जमशेदपुर के एक प्रकाश शर्मा है कदमा के, वही बिचौलिया थे,
उन्होंने ही कहा था कि कुड्डू फैब्रिक से हम ला देंगे आपको टी शर्ट। सुनिधि चौहान को बुलाने वाले में भी यहीं के लोग थे। ये संयोग है या तयशुदा है कि 2016 के स्थापना वर्ष के समारोह में ये घटनाएं हुई और सबका केंद्र बिंदु जमशेदपुर। 2017 में तो और भी ज़्यादा खर्च हुआ। उस साल भी टी शर्ट खरीदा गया, उस साल भी टॉफ़ी खरीदी गई। उस साल कोई बम्बई की एक पार्टी है सुलेमान एंड मर्चेंट, उसने आयोजित किया था सांस्कृतिक प्रोग्राम, तो इसमें खर्च हुआ 9.5 करोड़, उसमें खर्च हुआ 12.5 करोड़। तो मैं तो इकट्ठा करके एक पुस्तक मैं बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास सारे कागजात आ गए। तो आप आगे इस पे बुक तो मैं करूँगा महीने 2 महीने 3 महीने में छोटी किताब, उसका जो भी टाइटल होगा किताब का वो तो उस समय ही तय होगा। टॉपी है, टी शर्ट है, सुनिधि चौहान है। तो सर आपको ये बुक्स लॉन्च करने में कुछ कठिनाइयाँ, मतलब लोग तो काफ़ी पीछे पड़ गए। कोविड का समय था ना, उस समय आप देख रहे हैं कितनी अफरा तफरी थी। 15-20 दिन तो ऐसे थे कि किसको ऑक्सीजन मिल रहा है, किसको बेड मिल रहा है, हर आदमी परेशान था, हर आदमी का नहीं थी कि कोई न कोई ऐसा था। तो उस समय तो लोग उसी में फंसे थे, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि उस समय इस पुस्तक को रिलीज ना करें। और सर आपने जैसे बड़े लोग, काफ़ी बड़े लोगों के भी नाम सामने आए हैं इसमें से, लम्हों की खता में से भी लोगों के नाम सामने आए, तो उसके बाद उनको मतलब उन पे कार्रवाई हुई? अब लम्हों की खता में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया। इनका भी काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट सामने आ रहा था। हाँ, आदेश उन्होंने किया कि इसको भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी जांच करेगा। हाँ। ऑर्डर हो गया, एसीबी ने जांच भी किया। जांच करके एसीबी ने अपने डीजीपी को रिपोर्ट दे दिया। एक कोई अखबार है यहाँ का, उसने छापा भी था कि दे दिया। मैंने पता नहीं किया, क्योंकि मैं कुछ पूछताछ करूँगा तो लोग कहेंगे कि जांच को प्रभावित कर रहे हैं। मगर जांच तो हो गई है। आईओ था जो डीएसपी, उसने जांच करके दे दिया। एक अखबार की खबर के मुताबिक डीजीपी को तो उनको करना चाहिए, क्या दिया है क्या नहीं दिया है इसके बारे में। तो सर जब ये बुक रिलीज़ हुई थी तो उस समय तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ गया था ये वो बुक। उसके बाद लोग जैसे पकड़े जा रहे थे बड़ी बड़ी हस्तियाँ, तो आपके हिसाब से क्या लगता है उन पर ठीक कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है इस मामले में? जैसे लम्हों की खाता में जैसा इसके बारे में तो इसके बारे में जांच कर लिया है ना, जांच पूरा कर लिया। अब जांच पूरा कर लिया तो प्राथमिक जांच हुई है। अब जांच से संतुष्ट होंगे डीजीपी तो एफआईआर करने का आदेश देंगे। जब एफआईआर हो जाएगा तभी। आज जो चर्चा हो रही है ना एक केस में, हॉर्स ट्रेडिंग वाले केस में, कि भाई आपने पहले अभियुक्त नहीं बनाया है, अब बना दिया, तो इसमें तो एसीबी ही जांच करती है। इससे जो जिसको भी अभियुक्त बनाएंगे एफआईआर में, तो फिर उसके बाद तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी उसमें। तो सर जैसे कि आप जमशेदपुर का जाना माना चेहरा है और बीजेपी, एज ए बीजेपी लीडर आप काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे उस समय, तो 2019 में फिर आपने मतलब इस्तीफ़ा क्यों दे दिया बीजेपी से? मैंने कहा इस्तीफा दिया? मैं तो, मुझे लोगों ने टिकट नहीं दिया। मैं कहता रहा कि मुझे आप देंगे कि नहीं देंगे, आप बता दीजिए। ये लोग कहते थे कि देंगे। पहली सूची जारी हुई उम्मीदवारों की, उसमें नहीं था, दूसरी में नहीं था, तीसरी में नहीं था, चौथी में भी नहीं हुआ। तब मैंने कहा कि अब मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ूंगा और मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। मैंने ऐलान किया था। हाँ। तो इलेक्शन ख़त्म हो गया, तब तक तो नहीं निकाला। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद रिजल्ट आने के पहले पता चला कि मुझे पार्टी से निकाल दिया। तो मैंने तो पार्टी न छोड़ा, न रिजाइन किया। अब मैं कम से कम जब चुनाव में जीत गया तब तो उनको अपनी गलती महसूस करनी चाहिए थी कि मैं जो बातें कह रहा था वो सही बातें कह रहा था। और बातें में यही कहता था प्रधानमंत्री से, पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी उनसे, कि भाई झारखंड में जिस तरह से सरकार चल रही है उससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मैं सरकार में नहीं रहना चाहता हूँ। ये बात मैंने 2017 में 4 अगस्त को प्रधानमंत्री को दिल्ली में मिलकर कहा था। उन्होंने कहा नहीं, इस्तीफा देने के बारे, सरकार से हटने के बारे तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए, इसमें रहना है, हम लोग सब मिलकर ठीक करेंगे। तो ठीक क्या करते हैं, हम लोग अपने ठीक हो गए। तो इस नाते मैंने पार्टी में तो अभी कहता हूँ कि जो हम लोग बीजेपी में थे, उसके पहले आरएसएस में थे, विद्यार्थी परिषद में थे, तो हम लोगों ने 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा से जब शुरुआत किया संघ का काल, और कार्य करते करते जब प्रौढ़ हुए, बुजुर्ग हुए, तब तक जो एक विचारधारा बनी, विचारधारा विकसित हुई, विचारधारा में
कई बार वैचारिक मतभेद सामने आए, उनका निराकरण हुआ, सब हुआ। तो आज विचारधारा तो हमारी वही है जो विचारधारा थी पहले, आज भी मेरी वही विचारधारा है। उससे तो अलग मैं नहीं कर सकता हूँ कि मैंने बीजेपी छोड़ दिया तो हमारा जो मूल उद्देश्य था, मूल विचारधारा थी, वो विचारधारा भी बदल गई। ये कहना मुनासिब नहीं होगा, ये कहना स्वार्थ का प्रतीक होगा। इसलिए मैं तो खुल कर कहता हूँ कि मेरी विचारधारा वही है साहब, जो जिस पर भारतीय जनता चल रही है। उसके पहले जनसंघ बना था। तो अब इनको सोचना चाहिए कि उनकी विचारधारा पर मैं ज़्यादा अटल हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा अटल है, देखना चाहिए। और विचारधारा तो एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे दर्द किसी को केवल महसूस होता है, दर्द तो कोई आज तक देखा नहीं है। वैसे ही विचारधारा तो महसूस की जाने वाली चीज़ है। हम उसके बाद जो काम करते हैं, अपना आचरण करते हैं, वह आचरण हमारी उस विचारधारा या उस कथनी के अनुरूप है कि नहीं। तो कथनी और करनी में अंतर हो जाएगा तो पता चलेगा कि हम अपनी विचारधारा से अलग हो गए। तो मेरी कथनी करनी में तो आज तक कोई अंतर नहीं आया है। और भ्रष्टाचार के बारे में भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर आदमी जो कोई छोटा मोटा गलत काम कर रहा है अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में, वो हर आदमी का छोटा मोटा किया हुआ नियम से विरुद्ध काम भ्रष्टाचार ही है। मैं तो केवल इतना कहता हूँ कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस पर लोग उंगली उठाते हैं कि साहब ये काम गलत है, आपको सूचना मिल गई, जानकारी मिली, लोगों ने बता दिया कि साहब आपने जो काम किया है गलत किया है, तो आपको उसमें सुधार कर लेना चाहिए। अगर आप उसमें सुधार कर लेते हैं तो भ्रष्टाचार की भ्रूण हत्या हो जाती है, आगे नहीं बढ़ता है। अगर बार बार कहने, बार बार लिखने के बाद भी आप कहते हैं कि नहीं साहब हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो भ्रष्टाचार तो वही होता है। और मैंने जो सवाल उठाए हैं, चाहे तपेश्वर सिंह जी हों, जिनको कोऑपरेटिव, उनके प्रशंसक उनको कोऑपरेटिव किंग कहते थे, उनके आलोचक उनको कोऑपरेटिव माफिया कहते थे, तो तब से मैंने मामलों को उठाया है 82-83 से। लालू जी तो हम लोगों के मित्र थे, कॉलेज में हम लोग साथ थे, सब थे, छात्र आंदोलन में साथ थे। पर उनसे भी कुछ गलतियां हुई तो मैंने बताया कि सही नहीं है, तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मधु कोड़ा तो हम लोग के कार्यकर्ता थे, उनको छोटे से बड़ा किया था। वो हो गए मुख्यमंत्री, तो मैंने 2-3 चिट्ठियाँ लिखी कि साहब आप ठीक नहीं हो रहा है, नहीं माने। उसी तरह से मैंने लम्हों की खता वाले समय भी सारे सबूत देकर बताया, हाँ मेंशन है। हाँ, लोग नहीं माने। उसी तरह से रबर की राजनी में भी मैंने सबको लिखा, मुख्यमंत्री से लेकर सबको लिखा कि ये चीज़ गलत हो रहा है, ये होना ठीक नहीं है। अब उस समय लोगों को उसमें रस आ रहा था, मन लग रहा था, लोगों ने नहीं किया। तो फिर मैंने बता दिया क्या हुआ और मेरी भूमिका इसमें क्या थी। ये सारी चीज़ों को मैंने रख दिया, ये उसी का परिणाम है। और जो भी मैंने मामले उठाए, लालू जी का हो, मधु कोड़ा का हो, तपेश्वर बाबू का हो, या रघुवर दास जी के समय का हो, सब मैंने फैक्ट पर, तथ्य पर उठाया है। जिसका सबूत नहीं है उस बात की चर्चा भी मैंने नहीं की है, कहीं परोक्ष रूप में भी नहीं किया। तो 100% तथ्य पर आधारित ये किताबें, मधु कोड़ा के बारे में मैंने एक मधु कोड़ा लूट राज नाम की पुस्तक लिखी थी, वो 400 पेज की पुस्तक, उसकी कॉपी मेरे यहाँ नहीं है, कॉपी थी, उसमें दिमाग लग गया था। तो ये सबको मैंने जब भी किया तो रिसर्च बेस्ड सब किया, देख कर कहा, किसी पर आक्षेप आरोप नहीं है, मैं अपनी बातों को कह रहा हूँ। आपसे गलती हो गई साहब और किसी ने पॉइंट आउट कर दिया कि ये काम आप गलत कर रहे हैं, तो आपको सुधार लेना चाहिए, उसको सुधार लीजिए, माना जाएगा कि आपने महसूस कर तो लिया। सर ये फिर सुधरा या फिर और बढ़ते गया ये भ्रष्टाचार? ये तो एक आदमी का है ना, जिसके बारे में कहा उन्होंने सुधारने की कोशिश नहीं की, वो दृढ़ रहे, अडिग रहे कि वो ठीक है, मैं ही गलत हूँ। ये लोगों ने बताया, यहाँ से लेके दिल्ली तक बताया। हाँ। और भ्रष्टाचार का मामला तो अब इतना आगे जा रहा है कि तो अब लगता है कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, संस्थात्मक हो गया। खास करके झारखंड में जो सरकारें आएंगी, वो जो हमारे राज्य की संपत्ति है, उस संपत्ति को ही बेच कर या लुटा कर हम अपना फ़ायदा करें। आप कोई काम कर रहे हैं, आप व्यवसायी हैं, आपने ऊँच नीच किया, एक अलग बात है, मगर आपको एक कस्टोडियन और ट्रस्टी के नाते राज्य की जनता ने राहबर बनाकर चुना है। और साहब आप कोशिश करते हैं कि यहाँ की जो परिसंपत्ति है, संपदा है, उसको हम अनर्गल तरीके से नियम कानून का पालन किए बिना औने पौने के दाम में दे दें, तो इससे तो राज्य की पीढ़ी को नुकसान होता है।
इसलिए अब तो बहुत मुश्किल है कहना कि हम लोग जो जिन बातों को कह रहे हैं उनके प्रति सरकारों में कोई संवेदना है कि नहीं है। तो अब लोग भरोसा करते हैं समाज पर ही, समाज कभी आएगा, खास करके जो नई पीढ़ी है जिसको अपना पूरा जीवन जीना है। हम लोग तो अपना जीवन जी चुके, कुछ साल के मेहमान हम लोग। तो नई पीढ़ी जो आज आ रही है, जो पढ़ाई कर रही है, जो रोज़गार खोज रही है, वह अगर इस दृष्टिकोण से नहीं देखेगी तो राज्य का कल्याण नहीं होगा। ना तो बहुत सारे लोग हैं, पंचायत सेवक हैं, तो कोई जेपीएससी इम्तिहान देने वाला है, तो ये सारे के सारे लोग अपनी अपनी बातों को उठाते हैं, सोशल मीडिया से लेके अखबारों में आती है, तो अपने तय सिमटे हैं। हम जिससे प्रभावित हैं उस बात को हम उठा रहे हैं। मगर समग्रता में हम देखेंगे कि जिस तरह की धारा चल गई है, जैसी कार्य संस्कृति बन गई है, उसमें हमारा कल्याण आगे होगा कि नहीं होगा, इस पर हम विचार करें। तब हम सामूहिकता में, समग्रता में एक साथ आएँ। तब केवल हमारी पीड़ा नहीं रहेगी, सबकी पीड़ा बन जाएगी। तभी कोई लोग हैं जो जे-टेट के लोग परीक्षा देती हैं, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। पंचायत सेवक वाले परीक्षा देती हैं, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। जेपीएससी के अब तक 4 इम्तिहान हुए और चारों इम्तिहानों में गड़बड़ियाँ ही पाई गई, जबकि 20 साल हो गया तो कम से कम 18-19 तो इम्तिहान हो जाने चाहिए थे। एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसे ही तो जो नए बच्चे हैं वो कहाँ से रोजगार का अवसर खोजेंगे? शिक्षा में वही है, शिक्षा की स्थिति आज बद से बदतर होती जा रही है, प्राइमरी से लेके और हायर एजुकेशन तक का, सब में यही है। तो कोई तो ये सोचे कि हम हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो क्या भुगतेगी इस राज्य में। क्योंकि हर आदमी जो भी अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, वो इसीलिए करता है कि हमारी जो अगली पीढ़ी वो सुख से रहे। कोई अपने लिए थोड़ी करता है कि हम ढो कर ले जाएंगे ऊपर में, क्योंकि कफन में तो जेब नहीं होती है, लोग कहते हैं। तो हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए ही सब करते हैं, अच्छा बुरा। और आज अगली पीढ़ी का भविष्य दांव पर लग गया है, सबके लिए दांव पर लग रहा है। जो समर्थ हैं वो बाहर पढ़ा लेते हैं, बाहर रोजगार खोज लेते हैं, जिसको जो यहीं का है उसके लिए तो परेशानी है। इसलिए युवा वर्ग को एक बार सोचना होगा, जैसे 1974 में जब प्रकाश जी ने आह्वान किया था, लोग इकट्ठा हुए थे, तो हमको समग्रता से देखना चाहिए। जो हमारा दर्द है केवल हम अपने दर्द के लिए ही चीखे चिल्लाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि सभी का दर्द है। सब मिलकर एक चीख की आवाज़ निकले तो शायद कामयाब हो जाए। ये मेरा भरोसा है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों ये हो। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि लालू जी आपके साथ कॉलेज में थे, ठीक है, तो फिर आपने वो चारे घोटाले के पे से भी पर्दाफाश किया, तो जिस पर उन पर भी केस हुआ और वो जेल भी गए थे, तो फिर ये क्या आप लोगों का संबंध कैसा रहा? संबंध ठीक है। पिछले चुनाव में तो लालू जी ने मेरा समर्थन किया था, फोन करके कहा था। देखिए, हम लोग जिस पीढ़ी में राजनीति शुरू किए, लालू जी कॉलेज में थे, हम लोगों से 2 क्लास सीनियर थे, लॉ में पढ़ते थे। जेपी आंदोलन हुआ तो हम लोग साथ में लगे थे उसमें। तो लालू जी से कुछ गलत हो गया, मुझे जानकारी मिली, मैंने कहा कि सुधार होना चाहिए। मैंने बातों को उठाया, अखबारों तक में दिया। अब उनको लगा होगा, उनके साथ जो समूह है उसको लगा होगा कि नहीं साहब, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, उन्होंने किया। तो मैंने ही पर्दाफाश सबसे पहले किया, मैं ही हाई कोर्ट गया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सारी चीज़ें। मगर जेल गए लालू जी पहली बार 2013 में, रांची जेल में गए, तो मैं तो उनसे मिलने भी गया था जेल में। 10-15 दिन के बाद मिला था, घंटे भर बातचीत की थी। तो व्यक्तिगत कटुता की बात नहीं है, हम लोग सार्वजनिक सवाल उठा रहे हैं, और सार्वजनिक सवालों का साझा दायित्व होना चाहिए। हम लोगों की पीढ़ी ने जो राजनीति शुरू किया उसमें लोग यही मानते थे कि इसका साझा दायित्व होना चाहिए। अब आज जो चीज़ें हो गई हैं उसमें अगली पीढ़ी क्या सोचती है, क्या करती है, उसको देखना है। तो सर, जैसे अभी हेमंत सोरेन जी की सरकार है, तो आपको क्या लगता है ये सरकार कैसी है? ये पिछले वाले सरकार जैसी है या कुछ नया लेकर आएगी? मेरी इच्छा है कि हेमंत जी अच्छा करें। नौजवान हैं, लंबी दूरी का घोड़ा बनने की कोशिश करें, राज्य के लिए अच्छा करें, उनको यश मिलेगा। अच्छा नहीं करेंगे तो यश नहीं मिलेगा। और जनता तो सब देखती है, इंतजार करती है, वाच करती है। अगर मैंने कई सवाल खास करके वन विभाग के बारे में, खान विभाग के बारे में उनकी सरकार में उठाया है, उनसे मिलकर भी कहा है, देखिए क्या होता है आगे।
और सर जैसे कि पिछले साल से कोरोना किस तरीके की कहर ढारी हुई है ये तो खैर हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में हमारे झारखंड ने मतलब झारखंड सरकार ने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की और किस तरीके से इसे लड़ते हुए मदद देखिए, कर रहे कोरोना लोगों की। तो महामारी थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये युद्ध है, कोरोना के खिलाफ हम युद्ध। जो ठीक हो गया उसको लोग कहते हैं कि उन्होंने कोरोना को हरा दिया। बातें हो जाती हैं, छपती हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि युद्ध में सेनापति जो भी करता है उसके आदेश को मानना चाहिए, बिना नुक्ताचीनी किए कि साहब आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो राज्य में मुख्यमंत्री सेनापति हैं, देश में प्रधानमंत्री सेनापति हैं। तो मैं तो इसी मनोविचार से चलता हूँ कि आप जो कर रहे हैं, आपका जो निर्देश है पालन करना चाहिए। आगे इसकी मीमांसा होगी कि आपने क्या किया नहीं किया। इसलिए अभी कोई आलोचना करना, कोई मतभेद इसमें करना, ये मुझे उचित नहीं प्रतीत होता है। इसलिए मैं इसी मानसिकता से हूँ। आगे इतिहास अपने गर्भ में क्या क्या समेट रहा है वो तो आगे समझ में आएगा। सर थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। हाँ आपके तो सर के साथ हमें बहुत चीज़ों का खुलासा भी हुआ और काफ़ी चीज़ें पता भी चली। तो इनकी किताब आ रही है तो आप सभी ज़रूर जाकर इनकी किताब को ख़रीदें। आ चुकी हैं जो कि सर एक बार किताब का नाम बोल दें। ये किताब है रहबर की राजनी, और इसमें वो शेर भी है जो रहबर और राजनी से जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े लेखकों का है। और दूसरी किताब है लम्हों की खता। यही बताती है कि एक क्षण में जो हम जो गलती कर देते हैं उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए तो इनकी 2 किताबें हैं, ज़रूर आप जाकर ख़रीदें और देखें। सर थैंक यू सर, धन्यवाद।